हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज की इस टॉपिक के अंदर, आज की इस क्लास के अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो दोस्तों, डेथ ऑफ अ पार्टनर हमारा एक नया चैप्टर है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना हमने रिटायरमेंट पढ़ा उतना चैप्टर डेथ में भी है। तो रिटायरमेंट जो पढ़ा वो डेथ में ऑलरेडी है। तो ऑलरेडी रिटायरमेंट में पढ़ चुके हैं, डेथ में हम ज़्यादा इतना टॉपिक नहीं पढ़ना। वो टॉपिक जो रिटायरमेंट में ने नहीं पढ़ा था वो टॉपिक एक्स्ट्रा और पढ़ने हैं। बाकी तो सिमिलर है एज कम्पेयर टू रिटायरमेंट। क्यों सर एज सिमिलर कम्पेयर टू रिटायरमेंट क्यों है? इसलिए क्या है, क्योंकि रिटायरमेंट में केस में भी एक पार्टनर जा रहा है और डेथ के केस में भी एक पार्टनर जा रहा है। डिफरेंस कहाँ आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले लिखते हैं पार्ट हेडिंग डालेंगे एक नए चैप्टर की, डेथ ऑफ अ पार्टनर, नए पेज से। और उसमें लिखेंगे सबसे पहले टॉपिक टू बी कवर्ड। हमें कौन कौन से टॉपिक है जो इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं, लिखेंगे टॉपिक टू बी कवर। कौन कौन से टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं दोस्तों? तो पहला टॉपिक है मीनिंग, या आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट। मीनिंग या कॉन्सेप्ट, मीनिंग या कॉन्सेप्ट, मीनिंग या कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम उसका मीनिंग सीखते हैं या कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि डेथ ऑफ अ पार्टनर होता क्या है। उसके बाद हमें सीखना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्यों? क्योंकि एक पार्टनर के जाने की वजह से रिमेनिंग पार्टनर को गेन हो जाएगा, इसलिए हम गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं, है ना। तीसरा तीसरा है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल आफ्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर, आफ्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर के डेथ हो जाने के बाद गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। फोर्थ टॉपिक हमें पढ़ना है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। फिफ्थ टॉपिक हमें पढ़ना है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सिक्स्थ, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये एक नया पॉइंट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिजीज्ड पार्टनर इन द ईयर ऑफ डेथ, इन द ईयर ऑफ डेथ। जिस ईयर में डेथ हुई उस ईयर का प्रॉफिट भी उस डेथ वाले के डिजीज पार्टनर को देंगे। ठीक है सर। तेरे डिजीज पार्टनर क्या होता है अभी बता दूंगा आपको। इसके बाद पढ़ेंगे कंप्यूटेशन द अमाउंट ड्यू टू, पहला पढ़ा था ना कंप्यूटेशन द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अब क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर चल नहीं रहा, अब चल रहा है डेथ, तो कंप्यूटेशन द अमाउंट ड्यू टू, कंप्यूटेशन द अमाउंट ड्यू टू डिजीज्ड पार्टनर। अब रिटायरिंग नहीं, डिजीज पार्टनर आएगा सर, ठीक है सर। और लास्ट पेमेंट ऑफ अमाउंट, सेकेंड लास्ट पेमेंट ऑफ अमाउंट, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू लीगल हेयर
होता है ना किसी के मर जाने के बाद लीगल हेयर कौन होता है, जिसकी प्रॉपर्टी उसको मिलेगी या जिसके ड्यूज जिसको पे करने होंगे, एग्जीक्यूटेड भी कहते हैं, एग्जीक्यूटर, लीगल हेयर बोलते हैं या एग्जीक्यूटर भी कह सकते हैं उसको, एग्जीक्यूटर ऑफ द डिजीज पार्टनर। जो पार्टनर मर गया है, जो पार्टनर मर गया है उसको हम डिजीज पार्टनर कहेंगे। और डिजीज पार्टनर का जो लीगल हेयर होगा, मान लो एक पर्सन है वो मर चुका है, अब उसकी जो वाइफ है, वाइफ वो उसका लीगल हेयर बन गई। अब उसके जो पार्टनरशिप फर्म ने उसको जो जितना भी पैसा डिजीज पार्टनर को देना है वो उसकी वाइफ को दे देंगे, उसके लीगल हेयर या एग्जीक्यूटर कह सकते हैं, उसकी वाइफ को एग्जीक्यूटर या लीगल हेयर को दे देंगे। ठीक है। और लास्ट 9 पॉइंट सर दिख रहा है, जितना आपको दिख रहा होगा ये चैप्टर कितना बड़ा है, 9 टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। पर दोस्तों अभी आपको पता चलेगा ये चैप्टर सबसे छोटा है। प्रिपरेशन ऑफ डिजीज्ड पार्टनर, प्रिपरेशन ऑफ डिजीज्ड पार्टनर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट। कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो हमारे टोटल 9 टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। अच्छा अब मुझे बताऊंगा मैं आपको ये वाला टॉपिक, चेंज इन न्यू पीएसआर एंड गेनिंग रेशियो, adjustment of goodwill after the death of a partner, revaluation of asset and reassessment of liability, adjustment of accumulated reserve and profit and loss, amount due to retiring partner। चलो निकाल लेंगे। ये वाले टॉपिक जो 4 टॉपिक है, ये 4 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी इन रिटायरमेंट चैप्टर, इन रिटायरमेंट चैप्टर। भाई ये 4 टॉपिक थोड़ा ना हमें पढ़ने हैं, कवर इन रिटायरमेंट चैप्टर कवर हो चुके हैं भैया। न्यू पीएसआर जैसा आप रिटायरमेंट में निकालते थे ना, गेनिंग रेशियो जैसा आप रिटायरमेंट में निकालते थे, वैसे ही डेथ में निकालना है, सिंपल। क्योंकि वहां पर भी एक पार्टनर जा रहा है, यहां पर भी एक पार्टनर जा रहा है, पर जाने का रीजन क्या है, वहां रिटायरमेंट है, यहाँ डेथ है। यहाँ मरने की वजह से निकल गया पार्टनरशिप फर्म में, वहां अपनी मर्जी से निकला है पार्टनरशिप फर्म से, तो पार्टनरशिप फर्म से कोई ना कोई पार्टनर तो निकला ही है। तो दोस्तों रिटायरिंग पार्टनर चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट हमने न्यू पीएसआर, गेनिंग रेशियो, एक्यूमुलेटेड एसेट एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस और गुडविल का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, ये 5 कॉन्सेप्ट ऑलरेडी रिटायरमेंट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और वही एज इट इज कॉपी 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 यहाँ पर है दोस्तों, अलग से कुछ भी नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि जो अमाउंट, कंपटीशन अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, ये भी पढ़ा था वहां पर डिजीज पार्टनर के केस के, रिटायरिंग पार्टनर केस के अंदर पढ़ा था, पर यहां पर कुछ इसके अंदर नई बातें भी है, इसलिए मैंने ये नहीं कही कि रिटायरमेंट चैप्टर जो 100% कॉपी है, जिसमें इतना माइनर सा भी चेंज नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, न्यू पीएसआर जैसे आप रिटायरमेंट में निकालते थे, गेनिंग रेशियो जैसे आप रिटायरमेंट में निकालते थे, गुडविल का एडजस्टमेंट जैसे आप रिटायरमेंट में करते थे, वैसे ही कर देना यहाँ पर सेम है। क्योंकि यहां पर भी एक पार्टनर जा रहा है मरने की वजह से, वहां एक पार्टनर जा रहा था वॉलंटरी रिटायरमेंट हो रहा था, अपनी मर्जी पर जा रहा है ना पार्टनर फर्म से। तो 4 टॉपिक दोस्तों यहाँ कवर हो चुके हैं हमारे। मीनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर डिस्कस करते हैं 100% सही में। हमारी जो बुक है ना वहां पर उसमें भी यही लिखा है, एज पर रिटायरमेंट, मतलब जो सा हमने चैप्टर रिटायरमेंट पढ़ाया था वैसे का वैसे यहीं पर है, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो वहां पढ़ा था वही डिस्कस करेंगे, वही मतलब वही बातें यहाँ पर कवर होती है। ठीक है जी, चलो मीनिंग या कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ, सबसे पहले मीनिंग समझते हैं, ये कहीं नहीं होता, ये तो भाई आपको नया पढ़ना पड़ता है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा है मीनिंग या कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, मीनिंग या कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। बनाएंगे एक हेडिंग, मीनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखो समझ में आ गया ना दोस्तों। तो जो चीज है मैंने आपको लिखवा दी अभी येलो पेन से, जो मैंने बताया आपको येलो से हाईलाइट करा है, ये चारों चीज हमें नहीं पढ़नी, हम सीधा यहाँ जंप करेंगे। ठीक है सर, छठे में, क्योंकि ये है, ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर के अंदर नहीं है, पर ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इतना माइनर सा भी चेंज नहीं है। अगर माइनर सा भी चेंज इसमें चेंज है, ये भी हम पढ़ चुके थे, पर इसमें माइनर सा चेंज है, इसलिए हम इसको पढ़ाऊंगा फिर दोबारा, है ना। जिसमें चेंज हल्का सा भी है ना उसको तो पढ़ाएंगे, पर जिसमें हल्का सा भी चेंज नहीं है, जो ऑलरेडी कॉपी है पूरा रिटायरमेंट से, उसको क्या फायदा पढ़ा के, वो ऑलरेडी पढ़ तो चुके हैं हम। ठीक, लो भाई, मीनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। सर इसका मीनिंग और कॉन्सेप्ट क्या है? देखो पार्टनरशिप कम्स, आपको पता है पार्टनरशिप
और फर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पार्टनरशिप होता है दो पार्टनर के बीच का रिलेशन, और फर्म होता है जो पार्टनर जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। मान लो आप और मेरा जो रिलेशन है, एक डीड बना दी हमने, तो डीड हमने बनाई, हमारा रिलेशन हो गया, कि डीड हमने बनाई, हमारा रिलेशन हो गया। तो ये है पार्टनरशिप, आपके और मेरे बीच में है पार्टनरशिप। पर जिसके लिए हम काम करते हैं वह है फर्म। तो दोस्तों, जब भी कोई पार्टनर की डेथ होती है, तो उस डेथ होने की वजह से पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, फर्म कंटिन्यू चलती रहती है। समझ में आया? दोबारा बताते हैं। जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, जब भी कोई पार्टनर मर जाता है, तो मरने की वजह से हमारी जो पार्टनर है, मान लो 3 पार्टनर थे, एक आप, एक मैं, एक तीसरा ए बेचारा मर गया, आपको मैं तो मरेंगे नहीं ना, ए मर गया। तो ए के मरने की वजह से हम तीनों में जो पार्टनरशिप थी वो खत्म हो जाएगी, एक नई पार्टनरशिप डीड और बनेगी आपके और मेरे बीच में, क्योंकि उसके तो मरने के बाद आपके और मेरे बीच में नई पार्टनरशिप डीड बनेगी। तो फर्म चलती रहेगी दोस्तों, फर्म कभी खत्म नहीं होती। तो पार्टनरशिप किसी पार्टनर के जाने की वजह से, किसी पार्टनर के जाने की वजह से, चाहे वो रिटायरमेंट से गया हो, चाहे वो डेथ से गया हो, इससे पार्टनरशिप फर्म का एंड होता है और नई पार्टनरशिप फर्म बनती है। पर जो एक्चुअल फर्म है, पार्टनरशिप फर्म का मतलब पार्टनरशिप रिलेशन, दो पार्टनर के बीच का या 3 पार्टनर के बीच होगा। तो पार्टनरशिप का एंड होता है, पर फर्म कंटिन्यू चलती रहती है दोस्तों। पार्टनरशिप कम एंड लिखेंगे सर, पार्टनरशिप कम। एमसीक्यू में पूछ लेता है कभी कभी कि बताओ, एक पार्टनर की डेथ हो गई, अब बताओ डेथ होने की वजह से क्या पार्टनर सिर्फ खत्म हो गई या फर्म भी खत्म हो जाएगी? आप कहेंगे सर पार्टनरशिप खत्म होकर नई डीड बनेगी, पर फर्म कंटिन्यू चलती रहेगी। पार्टनरशिप कम टू एन एंड, क्या लिखा है? पार्टनरशिप, ना कि फर्म, ठीक है। पार्टनरशिप कम टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप कम टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, बट firm may continue its business, firm may continue its business with the remaining partner, with the remaining partner who takes share, with the remaining partner who takes share of the diseased partner। तो डिजीज पार्टनर कौन? वो पार्टनर जो दोस्तों मर गया है। इन द एग्रीड रेशियो, इन द एग्रीड रेशियो। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि किसी पार्टनर के मरने की वजह से पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप खत्म होती है, फर्म चलती रहती है। फर्म चलती रहेगी कैसे? फर्म के जो रिमेनिंग पार्टनर बच जाएंगे, फर्म चलती रहेगी उन पार्टनर को लेकर। और जिस पार्टनर की मौत हुई, जिस पार्टनर की डेथ हुई, उसके डेथ होने की वजह से जो उसका शेयर था, अब वो शेयर कौन ले लेगा? रिमेनिंग पार्टनर। तो मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, तो ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है जी। मान लो ए बी और सी 3 पार्टनर हैं। बी की डेथ हो गई भाई किसी वजह से, अब बी की डेथ हो गई, तो बी का जो शेयर है मान लेते हैं ये है 2/5, बी का शेयर है 2/5। तो ये 2/5 जो बी का शेयर है, ये बी का शेयर अब ए और बी ले लेंगे, ये बी का शेयर ए और सी ले लेंगे कोई एग्रीड रेशियो में, एग्रीगेट नहीं, एग्रीड रेशियो में। एग्रीड रेशियो मतलब कि भाई इसका हिस्सा हाफ हाफ ले रहे हैं, आधा ये ले रहा, आधा ये, या 3:2 में ले रहे हैं, या 4:4 में ले रहे हैं, जैसे भी, मतलब जो भी है। तो किसी पार्टनर की मरने की वजह से दोस्तों जो पुराना पार्टनर होते हैं उसका शेयर मरा हुआ पार्टनर जो डेथ डिजीज पार्टनर है उसका शेयर ले लेते हैं एग्रीड रेशियो में। तो लिखा हुआ है पार्टनरशिप कम टू एंड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, कहता है किसी पार्टनर की डेथ होने की वजह से पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, बट फर्म में कंटिन्यू इट्स बिजनेस, फर्म अपना बिजनेस चलाती रहती है विद द रिमेनिंग पार्टनर हु टेक, वो रिमेनिंग पार्टनर जिसने उस डिजीज पार्टनर का शेयर लिया है, एक्वायर करा है एग्रीड रेशियो में, एग्रीड रेशियो में जो तय हुआ है उस रेशियो में, एग्रीगेट नहीं एग्रीड। लो जी, सेकेंड पॉइंट पे लिखेंगे जरा ध्यान से। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर,
द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर इज सेम एज द रिटायरिंग ऑफ पार्टनर। बस क्या जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस जो होता है ना डेथ के केस में पार्टनर के, वो रिटायरमेंट के जैसा होता है, बस दो अलग सिचुएशन यहाँ अराइज होती है, वो दो चीज अलग से आपको बतानी है मुझे। पहला लिखेंगे द अकाउंटिंग प्रोसेस, लिखेंगे सर द अकाउंटिंग प्रोसेस, accounting process on the death of a partner, the accounting process on the death of a partner is same as that of the retirement of a partner, is same as the retirement of the partner। ये पहली लाइन में ये कह रहा है, दूसरी लाइन में ये कह रहा है कि भाई जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है ना डेथ के केस के अंदर, किसी पार्टनर के डेथ हो जाने की वजह से जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है वो सेम रहता है अकाउंट रिटायरमेंट जैसा। द डिफरेंस बिटवीन द टू सिचुएशन, बस दो सिचुएशन अलग डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन द टू सिचुएशन, बट दो सिचुएशन रिटायरमेंट और डेथ केस के अंदर अलग होती है, बाकी सब सेम होता है। दोबारा सुनेंगे, मैं कह रहा हूं डेथ के केस में जो अकाउंटिंग प्रोसेस होगा वो सेम रहता है रिटायरमेंट के वाला केस में। रिटायरमेंट में जो अकाउंटिंग प्रोसेस आपने सीखा वही प्रोसेस डेथ वाले केस में अप्लाई होता है, बट दो अलग सिचुएशन यहां अराइज होती है, दो डिफरेंस यहां पर मिलते हैं हमें देखने को। पहला डिफरेंस ये है कि रिटायरमेंट एक प्लान करके करा जाता है। आपने देखा होगा रिटायरमेंट कभी ड्यूरिंग द ईयर नहीं हो रहा था, बहुत कम क्वेश्चन में आ रहा था। रिटायरमेंट हमेशा 1 जनवरी 1 अप्रैल ऐसा हो रहा था। ये 2 क्वेश्चन में हमने पढ़ा था रिटायरमेंट, या 1-2 क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि रिटायरमेंट कभी बीच में हो रहा था, पर रिटायरमेंट कभी बीच में नहीं होता दोस्तों। मतलब हो सकता है प्लान करके होता है, ये कह सकते हो। रिटायरमेंट हमेशा प्लान करके होता है, भाई मैं अब छोड़कर जाऊंगा या मैं इस साल की शुरुआत में छोड़कर चले जाऊंगा, पर डेथ हमेशा प्लान करके नहीं होती ना कि अब मरूंगा, इस साल के शुरू में मर जाऊंगा, इस साल के मिड में मर जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता भाई। डेथ जो है वो अनसर्टेन इवेंट्स है, आप कह सकते हो कि कभी भी हो सकता है, वो आप सर्टेन नहीं है कि आप सोच के करोगे। रिटायरमेंट है सर्टेन इवेंट, आप अपनी मर्जी से प्लान करके रिटायरमेंट ले सकते हो, है ना। मर्जी रिटायरमेंट क्या होता है, वॉलंटरी, अपनी इच्छा से। सुपर एनुवेशन होता है जब एज के कारण हम रिटायरमेंट लेते हैं, एज के कारण हम छोड़कर जाते हैं, एज पूरी कंप्लीट होने के बाद हमें छोड़कर जाना पड़ रहा है, दैट्स कॉल्ड सुपर एनुवेशन। और अपनी मर्जी से हम छोड़कर जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड रिटायरमेंट। समझ में आया था ना, मैंने अलग अलग बातें बताई थी। तो अकाउंटिंग प्रोसेस सेम है दोस्तों, पर दो डिफरेंसेस यहां राइज होती है। पहला डिफरेंस ये होता है कि रिटायरमेंट है प्लान करके किया जाता है। रिटायरमेंट 1 अप्रैल को साल के शुरू में रिटायरमेंट ले लिया, इससे थोड़ा अकाउंटिंग प्रोसेस आसान हो जाता है, हमें टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट चीजें नहीं करनी पड़ती। पर डेथ दोस्तों मिड ईयर में कभी भी हो जाता है, मिडिल ईयर में कभी भी हो जाता है, कभी भी साल शुरू हुआ उसके बीच में, कभी पहले साल में टपक गया है, महीने के एंड में टपका, महीने के बीच में टपक गया, कैसे भी टपक सकता है ना, है ना। ऑब्वियस ही बात है, डेथ कभी प्लान करके नहीं होगा। तो पहला डिफरेंस तो ये मिला कि रिटायरमेंट हमेशा प्लान करके होता है, पर डेथ प्लानिंग से नहीं होता, वो अनसर्टेन है, वो कभी भी हो सकता है। दूसरा डिफरेंस ये मिला कि डेथ रिटायरमेंट के केस के अंदर जो अमाउंट फर्म ने पैसा देना होता है, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, वो अमाउंट किसको देना होता है, रिटायरिंग पार्टनर को। पर इस वाले केस के अंदर वो अमाउंट जो एक पार्टनर को देना है, जो पार्टनर मर गया उसको कितना पैसा देना है ये निकालेंगे ना, एडजस्टेड कैपिटल उसको निकालते हैं कितना पैसा देना है। वो पैसा डिजीज पार्टनर को नहीं देते, डेथ वाले पार्टनर को नहीं देते, किसको देते हैं, उसके लीगल होने, क्योंकि डेथ के केस में तो मर गया, अब उसको थोड़ा देंगे उसके हाथ में लेकर कि उसको लेंगे और पैसे ले, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो वो क्या करेगा, वो जो पैसा, दो डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस क्या था समझ में आया। पहला डिफरेंस ये था कि डेथ जो है वो अनप्लान्ड होता है, डेथ कभी भी हो सकती है, पर रिटायरमेंट प्लान करके किया जा सकता है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस एज कंपेयर टू रिटायरमेंट थोड़ा इजी रहता है। पर अगर मैं बात करूं दूसरे डिफरेंस की, तो डिफरेंस ये है कि रिटायरमेंट के टाइम पे हम जो पैसा देना होता है रिटायरिंग पार्टनर को, वो रिटायरिंग पार्टनर को ही देते हैं, उसके लीगल हेयर को नहीं देते। पर डेथ के केस के अंदर वो तो मर गया बेचारा पार्टनर, तो अब पैसा किसको देंगे, उसका लीगल हेयर के, जिसने उसको नॉमिनेट करा होगा। नॉमिनेशन नहीं होता, फॉर्म भरते बैंक में जाकर नॉमिनेशन भरते कि आपके मरने के बाद जो पैसा है वो किसको मिलना चाहिए, तो वही नॉमिनेशन फॉर्म भरा होगा, लीगल हेयर होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है, कोर्ट द्वारा, तो वो उस केस के अंदर उसको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है नहीं है। तो ये दो सिचुएशन अराइज होती है, दो डिफरेंसेस है। तो वहां पर हम पैसा जो देते हैं वो रिटायरिंग पार्टनर को देते हैं, यहां पर पैसा हम डिजीज पार्टनर, डेथ पार्टनर को देंगे, उसके लीगल हेयर को देंगे। तो ये डिफरेंस लिख लेते हैं। पहला डिफरेंस आप लिखेंगे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज वॉलंटरी। लिखेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर
रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब दोस्त अपनी इच्छा से। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज वॉलंटरी इन अ नेचर, इन अ नेचर एंड इट कैन बी प्लान्ड, एंड इट कैन बी प्लान। भाई देखो, एक पर्सन एक जॉब तभी छोड़ता है जब उसको दूसरी जॉब मिल जाती है। अगर आपने कभी जॉब करी हो तो आपको पता होगा कि आपने जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में तभी जाए होंगे जब एक जॉब मिल जाती है, सिक्योर हो जाते हो कि हाँ ये जॉब मिल गई है, अब यहाँ पर रिजाइन का वो देते हैं, है ना। तो प्लान कर रहा है, आपने प्लानिंग करी कि यार देखो मैं भी जॉब ढूंढ रहा हूँ, आप कहीं काम कर रहे हो वहां पर आपको कम पैसे मिल रहे हैं, आपने दूसरी जॉब ढूंढी वहां पर अच्छे पैसे मिल गए, वहां पर आपका अलॉटमेंट लेटर भी आ गया, अब यहाँ से आपने नोट भेज दिया कि भैया मैं आप जा रहा हूँ यहाँ छोड़कर, तो प्लान करके तो हुआ, है ना। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज वॉलंटरी इन अ नेचर, अपनी इच्छा से होता है और प्लान करके हो सकता है। बट वेयर एज, ऐसे लिखो, वेयर एज डेथ ऑफ अ पार्टनर इज नॉट प्लान, डेथ ऑफ अ पार्टनर इज नॉट प्लान्ड। पर जो पार्टनर के केस के अंदर, डेथ के केस के अंदर, वो डेथ प्लान थोड़ा ना होती है, डेथ तो कभी भी हो जाती है। तो हमें अकाउंटिंग कब करनी होगी? अकाउंटिंग उस तरीके से करनी होगी जिस दिन वो मरा। एक पार्टनर जिस दिन मरेगा टिल द डेथ ऑफ डेथ तक की अकाउंटिंग हमें उसको पैसा उतना लौटाना होगा ना। भाई एक पार्टनर है, वो पूरे ड्यूरिंग द ईयर वो काम कर रहा है, वो बीच में मर गया तो उसका हिस्सा बीच जब तक उसने काम करा तब तक मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो तब तक की अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है जी। बी वाले केस के अंदर दूसरा डिफरेंस क्या है? पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर in case of retirement, in case of payment of amount due to retiring partner, ऐसे नहीं, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू इज टू बी मेड टू रिटायरिंग पार्टनर, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू इज मेड टू, इज मेड टू, जो अमाउंट ड्यू है वो किसको दिया जाएगा? मेड किसको दिया जाएगा? रिटायरिंग पार्टनर को, रिटायरमेंट के केस के अंदर, इन केस ऑफ रिटायरमेंट। whereas whereas payment of amount due, payment of amount due is to be paid, is to be paid to legal heir of deceased partner, legal legal heir of deceased partner in case of death, in case of death। तो रिटायरमेंट के केस के अंदर जो पैसा दिया जाता है वो रिटायरिंग पार्टनर को ही दिया जाता है, पर डेथ के केस में जो पैसा दिया जाता है वो उसके लीगल हेयर को दिया जाता है, क्योंकि डेथ होगी उसकी तो ना उसको पैसे देंगे, उठा के बोलेंगे भाई पैसे ले ले। समझ में आ गया? तो ये था कॉन्सेप्ट पहला केस में, समझ में आया? तो मीनिंग और कॉन्सेप्ट डिस्कस समझ में आया, क्या होता है मीनिंग और क्या इसका अकाउंटिंग प्रोसेस रहता है। ठीक है, अब हमें जब भी डेथ होता है तो एक पार्टनर चले जाता है। आप ही समझो, जो पार्टनर गया गया वो किस वजह से जा रहा है वो मत सोचो, चाहे वो रिटायरमेंट की वजह से जा रहा है चाहे वो डेथ की वजह से जा रहा है, एक पार्टनर जा तो रहा है ना, किसी पार्टनरशिप हमसे जा तो रहा है। और जब जब पार्टनर जाता है या जब जब कोई पार्टनर आता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप बदल दी जाती है, पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म करके नई बनाई जाएगी। और ऐसा करने से हमें नया पीसा निकालना पड़ेगा, ऐसा करने से हमें गेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ऐसा करने से हमें एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करनी पड़ेगी, ऐसा करने से हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व और रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। ये 5 बातें हमें करनी पड़ेगी और ये 5 बातें ऑलरेडी हम सीख चुके हैं रिटायरमेंट में। जब जब कोई पार्टनर आता है या जब जब कोई पार्टनर जाता है, वो किसी वजह से भी जा रहा हो, वो रिटायरमेंट या डेथ की वजह से जा रहा हो, हमें 5 एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया निकालना होता है क्योंकि पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म होकर नहीं बनती है, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप का। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म करके नई बनाई जाएगी। और जब नई बनाई जाएगी, पहले 3 पार्टनर थे, एक मर गया, अब 2 बच गए, 2 बच गए तो 2 का नया रेशियो निकाला जाएगा, 2 को नया गेन हो रहा होगा वो निकाला जाएगा क्योंकि वो कंपनसेट करेंगे डेथ वाले पार्टनर को। और गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ गुडविल का डेथ का भी था, उसको लीगल हेयर को पे करना पड़ेगा। और
रिजर्व्स का, प्रॉफिट एंड लॉसेस का, और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी का भी एडजस्टमेंट करना होगा। तो ये सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, पर हम यहाँ पर ये सारी एडजस्टमेंट नहीं सीखेंगे दोस्त। क्यों? क्योंकि ये इसमें माइनर भी चेंज नहीं है। जितना बातें आपने रिटायरमेंट में सीखी थी वही बातें यहाँ पर सेम एज इट इज कॉपी कर दी, क्योंकि रिटायरमेंट भी एक पार्टनर जा रहा है और यहाँ भी रीजन नहीं देखते, क्वेश्चन करते टाइम कि क्या रीजन की वजह से गया, गया देखते हैं कि गया ना, हाँ गया, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। समझ में आया? चलो, तो यहां पर मैंने अभी आपको 4 टॉपिक कवर करा दिए। कवर तो क्या करा है, एक करा था, एक ही टॉपिक है, बाकी ये टॉपिक कवर हो चुके हैं क्योंकि सेम एज रिटायरमेंट है। ठीक है सर। सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको सीखना है वो सीखना है शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस और डिजीज पार्टनर इन द ईयर ऑफ डेथ। क्या मतलब हुआ सर इसका? समझते हैं, इसका समझते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा डेथ का जिसमें ये वाला कॉन्सेप्ट ना आया हो। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ डिजीज पार्टनर इन द ईयर ऑफ डेथ, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ डिजीज पार्टनर इन द ईयर ऑफ डेथ। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, ये कॉन्सेप्ट है, समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लो दोस्तों, ये है 1 जनवरी 2020 और ये आ गया 31 दिसंबर 2020। फिर यहां से चालू हुआ नया साल और ये आ गया फिर 1 जनवरी 2021 और यहां आ गया 31 दिसंबर 2021। अब क्या होता है, ड्यूरिंग द ईयर यहां पर 3 पार्टनर थे। यहां पर क्या था दोस्त, यहां पर 3 पार्टनर थे। इधर पिछले साल 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी, 3 पार्टनर थे पिछले साल। ये प्रीवियस ईयर है हमारा। कौन सा ईयर है? ये प्रीवियस ईयर है। और मान लो ये हमारा करंट ईयर है। तो पिछले साल 3 पार्टनर थे, ए बी सी, और ए बी सी में एक पार्टनर की डेथ हो गई। कहां डेथ हुई? सॉरी, अच्छा 3 पार्टनर थे, तो यहां पर जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होगी। बुक्स ऑफ अकाउंट यहां पर हमने साल के एंड में क्लोज कर दी होगी और जितना देना था पार्टनर को उतना मिल गया होगा, जितना लेना था उतना ले लिया होगा, सब कुछ कर दिया होगा, क्लोज कर दी होगी, बैलेंस शीट वगैरह बना दी होगी। अब नया साल चालू हुआ। नया साल चालू हुआ 1 जनवरी 2021 को और करंट ईयर है हमारा ये। इस बार यहां पर 1 जून को बी की डेथ हो गई। 1 जून को बी की डेथ हो गई। तो 1 जून को जो बी की डेथ हुई, अब मुझे बताओ कि ड्यूरिंग द ईयर बी ने कितना काम किया, यहां से लेकर यहां तक काम किया, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब 5 महीने इसने काम किया। भाई डेथ कब हुई है? डेथ सर 1 जून को हुई है, मतलब बी पार्टनर ने 5 महीने काम किया। बी ने 5 मंथ काम किया। अब जब उसने 5 महीने काम किया दोस्तों, तो उस केस के अंदर उसने प्रॉफिट भी तो अर्न करा होगा उन 5 महीने का। तो क्या होगा, उन 5 महीने का जो प्रॉफिट होगा दोस्तों वो बी को दिया जाएगा। इन 5 महीने का जो प्रॉफिट अर्न किया होगा, भाई जब 5 महीने काम किया है, मान लो पूरे साल का प्रॉफिट अभी पूरे साल नहीं हुआ, यहां पर डिसॉल्व हो गया, तो यही हमें अकाउंट, अपनी बुक्स अकाउंट क्लोज करके यहीं पर बताना होगा बी को कितना पैसा मिलेगा। अब पूरा साल जब खत्म होगा तभी तो हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं, है ना? पूरा साल जब खत्म होगा तभी तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। वो छोड़ो, प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी वो छोड़ दीजिए अभी। अभी सब सिंपल समझिए, यहां जो भी प्रॉफिट कमाया जाएगा ये प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना होगा। इधर क्या हमने प्रॉफिट कमाया, इधर साल का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करो। ये भाई ये प्रॉफिट मान लेते हैं, इधर 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया टोटल 5 महीने में, 5 लाख महीने में 1 लाख। तो बी का शेयर मान लेते हैं, बी जो उसका शेयर है वो है 1/2, 1/4 है बी का शेयर। बी का शेयर कितना है? 1/4। तो मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई उस दिन से लेकर, साल के शुरू से लेकर और टिल द डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट भी उस पार्टनर को दिया जाएगा। तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ जाएगा? टिल द डेट ऑफ, क्या बोलते हैं, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ।
मतलब डेथ तक इसने काम करा, अपने डेथ तक इसने काम करा, मतलब 1 जून को बी की डेथ हो गई और बी ने 5 महीने उस फर्म को अपने दिए, तो 5 महीने भी तो जो प्रॉफिट 5 महीने में कमाया गया होगा फर्म द्वारा, उसमें बी का भी तो हिस्सा होगा क्योंकि बी ने भी तो काम किया है। तो हम निकालेंगे बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। तो 1 लाख रुपए कमाए 5 महीने में तीनों पार्टनर ने मिलकर, तो बी का शेयर क्या है 1/4, तो यह है 25,000 रुपए। तो मैंने कहा 25,000 रुपए का हिस्सा बी का रहेगा, ये भी देना होगा। तो कॉन्सेप्ट का नाम है शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस और डिजीज पार्टनर इन द ईयर ऑफ, जिस साल पार्टनर की डेथ हुई उस साल पार्टनर ने काम भी किया, और जब तक उसने काम किया टिल द डेट ऑफ डेथ उसने काम किया होगा, तो टिल द डेट ऑफ डेथ तक का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी उसको दिया जाएगा। क्लियर है नहीं है? अच्छा, जब उसको प्रॉफिट देंगे तो कितना प्रॉफिट देंगे ये हमें कैलकुलेट करना होगा, और प्रॉफिट अगर कैलकुलेट हो जाए तो हमें उसके लिए क्या एंट्री पास करनी होगी। तो हमें 2 बातें यहां पर सीखनी है। पहली बात कि टिल द डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, मतलब ये प्रॉफिट जो है वो कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, इस 5 महीने का प्रॉफिट। और जब ये प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा तो उसके लिए अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करनी होगी, कैसे दिया जाएगा पार्टनर को, है ना। प्रॉफिट पार्टनर के बीच से तो जाना है, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या रहेगी। समझ में आया नहीं आया? तो कौन से समझ में आया? जिस साल पार्टनर की डेथ हुई उस साल क्या पार्टनर ने काम किया? हाँ काम किया। कितने महीने काम किया? सर 5 महीने काम किया। तो 5 महीने जो उसने काम किया उस 5 महीने का हिस्सा, उसके प्रॉफिट का हिस्सा भी उसको दिया जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। सर ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा टिल द डेट ऑफ डेथ, ये हमें फाइंड आउट करना है। और एक बार कैलकुलेट करने के बाद हमें इस प्रॉफिट को कैसे बांटना है, कैसे देना है, बी पार्टनर को क्या एंट्री पास करनी है, वो हमें सीखना है। कौन सा समझ में आया? क्या कॉन्सेप्ट है, क्या पढ़ना है हमें चीजें? ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। आओ सर, तो हमें सबसे पहले कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। हमें पहले ये जानना है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एंट्री देखते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट केस है सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेथ का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें शेयर और प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं होगा। पूरे डेथ चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है जी, देखेंगे। तो हमें करते हैं कैलकुलेशन द शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे भाई, कैसे पता लगेगा इस 5 महीने का प्रॉफिट क्या है ना, वो कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्या लिख रहे हैं सर? ब्लैक से लिखिएगा। कैलकुलेटिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। डिजीज पार्टनर कौन? जिसकी डेथ हो गई। डिजीज पार्टनर टिल द डेट ऑफ, टिल द डेट, उस डेट तक ऑफ दी डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ, जिस डेट पर डेथ हुई उस डेट तक का प्रॉफिट, क्योंकि उसका भी तो मिलेगा उसका हिस्सा भाई। जिस डेट पर उसकी डेथ हुई 5 महीने बाद, तो 5 महीने उसने काम किया, तो 5 महीने का प्रॉफिट भी उसको मिलना चाहिए। तो कहता है ये कैलकुलेट करने के लिए, अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हो टिल द डेट ऑफ डेथ, तो उसको कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 मेथड है। पहला मेथड है कि हम प्रॉफिट को एस्टिमेट करेंगे। सर एस्टिमेट क्यों करेंगे इधर? प्रॉफिट को एस्टिमेट इसलिए करेंगे क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट दोस्तों तब आता है जब साल के एंड में हम बुक्स ऑफ अकाउंट अपनी क्लोज करते हैं और साल के एंड में प्रॉफिट को कैलकुलेट। अभी तो साल ही नहीं हुआ, उस साल का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर लूंगा भाई, जब साल ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस साल का प्रॉफिट हम क्या कर रहे हैं, इस साल का प्रॉफिट पहले एस्टिमेट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस साल का प्रॉफिट एस्टिमेट कर रहे हैं पूरे साल का। और पूरे साल का प्रॉफिट 12 महीने का होगा तो 5 महीने में कन्वर्ट कर लेंगे। अब पूरे साल का प्रॉफिट एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? एस्टिमेट वर्ड का यूज इसलिए करा गया है क्योंकि पूरा साल खत्म ही कहां हुआ है, जिस साल जिस दिन में उसकी डेथ होगी उसी दिन का हम अमाउंट जाते हैं कि कितना, वो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि उस दिन में कितना अमाउंट, जब पूरे साल खत्म होगा तभी तो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। तो अगर हम यहां तक, तो मुझे पता है एक्चुअल प्रॉफिट क्या आ सकता है, अगर मेरे पास डाटा पड़ा हो तो मैं यहां तक का प्रॉफिट निकाल दूं, है ना। बट सर पूरे साल का प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि यहां तक का डाटा हमें कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि यहां तक का प्रॉफिट कितना है या यहां तक का डाटा कैसे निकालेंगे प्रॉफिट का, ये कभी नहीं गिवन होगा। पर अगर मैं बात करूं एक्चुअल प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में आप यहां तक का प्रॉफिट डायरेक्ट निकाल सकते हो। उसके लिए आपको ये फर्दर कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल में सारी अकाउंटिंग क्या होती है, सारी अकाउंटिंग जो होती है वो सॉफ्टवेयर में होती है। तो वहां पर आपने सेलेक्ट करा कि हाँ अप टू 1 जनवरी से लेकर 5 महीने तक, 1 जून तक का आपकी अकाउंटिंग दिखा दो पूरी, तो वो 1 जनवरी से 1 जून तक की पूरी अकाउंटिंग दिखा देगा और 1 जनवरी से 1 जून का प्रॉफिट एंड लॉस भी पूरा दिखा देगा जब जब वहां ट्रांजेक्शन करी होगी, ठीक है। तो
अकाउंटिंग में जब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल के अंदर ये सारी फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि 5 महीने का प्रॉफिट क्या है। सीधा हमें वहां पर लिखना है सॉफ्टवेयर में कि 1 जनवरी से 1 जून तक का हमें पूरी अकाउंटिंग करके दिखाओ। पूरी अकाउंटिंग में क्लिक कर दिया, एंटर मारा, टक, और पूरा पीएनएल लगाओ और उतने की बैलेंस शीट बन जाएगी। मतलब यहां तक की बैलेंस शीट, यहां तक का पीएनएल सब बन जाएगा। पीएनएल आ गया तो नेट प्रॉफिट आ गया, इस टाइम का प्रॉफिट निकल जाएगा। पर दोस्तों क्योंकि हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं तो थ्योरेटिकल थोड़ा हमें अलग पढ़ना होता है। थ्योरेटिकल में हम एस्टिमेशन करते हैं पूरे साल का प्रॉफिट और उसको कन्वर्ट करते हैं उस 5 महीने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि जो हम प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे वो पूरे साल का करेंगे, जिस साल डेथ हुई उस साल का करने के बाद फिर उतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक का हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, दो मेथड है हमें सॉल्व करने के। क्या बोला? एस्टिमेशन समझ में आया ना? क्यों करा? क्योंकि पूरे साल का प्रॉफिट एस्टिमेट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर 5 महीने का नहीं। पहले पूरे साल का करेंगे फिर उस साल को 5 महीने में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पर हम प्रॉफिट को एस्टिमेट करेंगे। और दूसरा है टर्नओवर के बेसिस पर प्रॉफिट को एस्टिमेट करा जाएगा। एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। पहले एक सीखते हैं। अब ये ना दोनों केस ये डिपेंड करता है कि कौन सा केस लगेगा, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, यस, टर्नओवर को क्या कहते हैं? सेल। ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर क्या कहेंगे दोस्त? सेल कहते हैं। तो हम दो तरीके से उस साल का, किस साल का? उस साल का जिस साल में डेथ हुई उस साल का प्रॉफिट को अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान का वर्ड इसलिए यूज करा गया है, एस्टिमेशन वर्ड इसलिए यूज करा गया है क्योंकि दोस्तों, क्योंकि उस साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जिस दिन डेथ हुई उसी दिन अनुमान लगा रहा हूं कि भैया क्या हो सकता है इस 5 महीने का प्रॉफिट, क्योंकि देना है, ठीक है ना, समझ में आया। इसलिए वर्ड एस्टिमेटेड का यूज करा गया है। अगर साल खत्म हो जाता फिर क्या बात का एस्टिमेट, फिर तो निकाल ही लेते पूरे साल का प्रॉफिट गिवन है। पर मैं कह रहा हूं कि थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली में बड़ा डिफरेंस होता है। प्रैक्टिकली आप इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकली में आप सिर्फ उस पर्टिकुलर डेट का सर्च करिए, उस पर्टिकुलर डेट तक की जो भी ट्रांजेक्शन करी होगी उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड उसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर किसी ने प्रैक्टिकल सीखा उसको पता चल रहा होगा, जिसने नहीं सीखा वो आगे जाकर कभी सीखेगा तो पता चलेगा कि हम एक महीने का भी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं, 2 महीने की भी, 3 महीने की भी, 4 महीने की, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर 1 महीने तक जितनी ट्रांजेक्शन करी वो 1 महीने का पीएनएल और बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली बनाता हुआ चलेगा। हाँ, ऐसे ही होता है दोस्तों। चलो सर, तो सबसे पहले हम आज का हमारा टारगेट ये है कि इन 2 को अच्छे से कंप्लीट करना, ठीक है। फिर अगली क्लास में मैं एंट्री सिखाऊंगा, आज की क्लास में इन 2 को कंप्लीट करना है बस। 2 मेन टॉपिक है, 2-3 मेन टॉपिक है। एक तो अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर और एक ये, और एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में थोड़ा सीखेंगे, है ना, जिससे आपको रिवाइंड हो जाए, पूरी बातें समझ में आ जाए। 3 बातें हैं, उसके बाद खत्म चैप्टर। एक तो ये हो गया, एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीख लेंगे थोड़ा सा बेसिक सा, उसके क्वेश्चन कर लेंगे, और उसके बाद एक वो अमाउंट ड्यू टू, जिसमें हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जो पार्टनर मर गया है, बस खत्म। उसके बाद चैप्टर कुछ नहीं है, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम करते हैं एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ, हम प्रॉफिट को एस्टिमेट कर रहे हैं टाइम के बेसिस पर। हम दोस्तों प्रॉफिट को एस्टिमेट कर रहे हैं टाइम के बेसिस पर। लो जी, क्लियर है? ये बड़ा सिंपल सा है, ये बड़ा सिंपल सा है। देखो मैं एग्जांपल लेके चलता हूं कि मान लो ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, और ये हमारा करंट ईयर है जिसमें डेथ हुई पार्टनर की, ठीक है। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया और ये हमारा करंट ईयर हो गया जिसमें पार्टनर की डेथ हुई, ठीक है सर। तो इसको बोल देते हैं प्रीवियस ईयर। बहुत सिंपल सा है, ये वाला बहुत सिंपल है। उसमें थोड़ा दिक्कत आएगी, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, बट उसमें थोड़ा ध्यान देना है। इसमें तो बहुत सिंपल है ये वाला। देखो प्रीवियस ईयर में हमारा प्रीवियस ईयर क्लोज हुआ, और प्रीवियस ईयर क्लोज होने के एंड में हमने निकाला इधर प्रॉफिट। हम देखा भाई हमारे पिछले साल प्रॉफिट क्या था। पिछले साल प्रॉफिट आया 2,40,000। हमने पिछले साल प्रॉफिट कमाया 2,40,000। हमारे पास 3 पार्टनर थे, हमारे पास 3 पार्टनर थे, हमारे पास 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी। इनका रेशियो था 3:2:1, ठीक है। भाई बी पार्टनर की डेथ हो गई, बी पार्टनर की डेथ होगी, और डेथ होगी तो उसका शेयर कितना है बताओ? 2/6। इसका शेयर है 2/6, ठीक है ना।
2 3 तो 5 और 1 6, 2/6 हो गया। अब मैंने कहा देखो प्रीवियस ईयर हमारा प्रॉफिट है ये। अब कहता है कि बताओ पिछले साल आपने 2,40,000 का प्रॉफिट कमाया, ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पिछले साल 3 पार्टनर थे, ए बी और सी, तीनों पार्टनर ने मिलकर काम किया और पिछले साल 2,40,000 का प्रॉफिट कमाया। अब जो हमारे पार्टनर है ना, बी पार्टनर, उसकी डेथ हो गई यहां पर, इसकी डेथ हुई 1 जून को और उसकी डेथ हुई 1 जून को, बी पार्टनर की डेथ हो गई 1 जून को, बी पार्टनर की दोस्तों की डेथ हो गई। अब बी पार्टनर ने कितना काम किया सर? बी पार्टनर ने 5 महीने काम किया। अब डिपेंड करता है कि ईयर कौन सा है, तो ईयर देख लेते हैं एक बार। मैंने कहा चलो 1 अप्रैल से चालू हुआ, 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2020 और 1 जून को उसकी डेथ हुई, तो साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2021 को, 21 आएगा, इधर भी 21, अप्रैल मई जून, तो अप्रैल मई जून में तो मर गया, तो भैया कितने महीने काम किया इसने बताओ? 2 महीने काम किया। तो इस 2 महीने का प्रॉफिट कितना कमाया होगा ये फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट कैलकुलेटेड इन द डेट ऑफ डेथ, तो इस 2 महीने का प्रॉफिट कल निकालना है, प्रॉफिट फॉर 2 मंथ। इस 2 महीने का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हम टाइम के बेसिस पर निकालेंगे। टाइम के बेसिस पर कैसे? कहता है पिछले साल आपने जो प्रॉफिट कमाया, आप ये मान लो इस साल भी इतना कमा लोगे। क्या बोला मैंने? पिछले साल आपने जो प्रॉफिट कमाया वो आप एज्यूम कर लेना, आप मान लेना, एज्यूम कर लेना कि नेक्स्ट ईयर भी इतना कमा लोगे, क्योंकि भाई 20 साल के एंड बीच में हो गया दैट, तो पूरे साल भी हुआ ही नहीं, तो पूरे साल जब हुआ ही नहीं तो पूरे साल का प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसलिए कहा कि पिछले साल जो आपने प्रॉफिट कमाया था उस पिछले साल के प्रॉफिट को एज्यूम कर लेना नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट जिस साल डेथ हुई, जिस साल डेथ हुई, मतलब जिस साल डेथ होगी उस साल, जिस साल डेथ हुई उस साल के प्रीवियस ईयर में देखना, उस साल के प्रीवियस ईयर में देखना कितना प्रॉफिट आपने अर्न किया। बस जितना प्रॉफिट जिस साल डेथ हुई उस साल के प्रीवियस ईयर में जो प्रॉफिट कमाया था वही प्रॉफिट इस साल का प्रॉफिट मान लेना। क्या बोला मैंने? मान लेना, एज्यूम कर लेना, क्योंकि एस्टिमेट करना, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी प्रॉफिट हम कमाएंगे हम हमेशा ना ग्रो करने की सोचते हैं। आपने भाई पिछले साल मान लो 2,40,000 का प्रॉफिट कमाया, तो आप क्या सोचोगे? प्रॉफिट बढ़े या कम हो जाए? सर बढ़े, तो कम से कम 2,40 तो कमाओगे ही। तो अकाउंटिंग यही सोच रहा है कि यार पिछले साल 2,40 कमाया था तो करंट ईयर में भी तो 2,40 कम से कम कमाना चाहिए। हाँ उससे ज्यादा कमाए तो बढ़िया है, तो हम मान के चल रहे हैं कि कम से कम 2,40 तो कमा ही लोगे। इसलिए हमने कहा कि जिस साल डेथ हुई उस साल के प्रीवियस ईयर को देखना, प्रीवियस ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया था? 2,40, तो 2,40 जो पिछले साल प्रॉफिट कमाया था वो जिस साल डेथ हुई उस साल वाले प्रॉफिट को मान लेना। ये मान लेना कि अगले साल भी जिस साल डेथ हुई उस साल भी 2,40 तो कमा ही लेंगे। बस आ गया 2 महीने का प्रॉफिट। हमने कहा बताओ 2,40,000 हमारा प्रॉफिट है पूरे साल का, किस साल का? इस करंट ईयर का। और कैसे निकाला? प्रीवियस ईयर में जो कमाया था वही करंट ईयर में कमा तो लेंगे, इतना तो कमा लेंगे, क्योंकि हम हमेशा चाहेंगे कि हमारा प्रॉफिट बढ़े या पिछले जो कमाए उतना तो कमाए, हम कम नहीं जाना चाहेंगे, है ना। इस बेसिस पर इसको मान के चलते हैं। तो मैंने कहा अगर ये 2,40,000 12 महीने का है तो उसको कर दो 12 से डिवाइड तो आ जाएगा 1 महीने का, और मल्टीप्लाई कर 2 से तो आ जाएगा 2 महीने का। तो बता गया, समझ में आया? कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 40,000। दोस्तों मैं अगर बता दूं ये 40,000 रुपए 2 महीने का प्रॉफिट है पूरे फर्म का, ये बी का नहीं है प्रॉफिट, ये पूरे फर्म का प्रॉफिट। भाई 2,40,000, ये 2,40,000 पूरे फर्म का था प्रॉफिट, ये 2,40,000 किसका प्रॉफिट है? फर्म प्रॉफिट है। तो भाई ये 40,000 भी तो फर्म प्रॉफिट आएगा, ये थोड़ा बी का प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये 40,000 जो फर्म का प्रॉफिट है, अब इसमें बी शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालता हूं, तो बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा? बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। समझ में आया ना कौन सा पहला वाला कितना सिंपल सा है। तो 40,000 रुपए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बी का शेयर है 2/6, तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। ये तो अभी हमने निकाला, जो 40,000 है हमने 2 महीने का प्रॉफिट, अगर पूरे साल का 2,40,000 है तो 2 महीने का हो गया 40,000 रुपए। तो अगर 2 महीने का 40,000 पूरे तीनों पार्टनर का है तो बी पार्टनर कितना? तो 40,000 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 13,333, 13,333 रुपए बी के शेयर में आया, उसको मिल जाएगा। समझ में आया नहीं आया बताओ? क्लियर है या नहीं है? हाँ सर ये बातें क्लियर हो गई, ये समझ में आया किस तरीके से निकालेंगे। पिछले साल का जो प्रॉफिट होगा उसको नेक्स्ट ईयर का जो डेथ वाले ईयर है उसको प्रॉफिट मान लेंगे, और उसको जितने साल की डेथ हुई उतने साल का निकालेंगे, फिर उसका हिस्सा निकालेंगे जिस पार्टनर का प्रॉफिट है। एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे इस पे, ये तो मेरा एग्जांपल था। एक क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करेंगे फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। एग्जांपल पहले मैं लिख देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। ठीक, 3 पार्टनर दोस्तों
एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर, इनका शेयर है 3:2:1। वाई की डेथ हो गई, वाई की डेथ हो गई, उसका रेशियो 2/6 शेयर के साथ वाई की डेथ हो गई। ठीक है सर। अब आपको दे रखा है भाई डेथ जो हुई वो 30 जून 2021 को डेथ हुई, 30 जून 2021 को इसकी डेथ हो गई। और लास्ट ईयर प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, क्योंकि टाइम के बेसिस पे जो निकालेंगे तो लास्ट ईयर प्रॉफिट गिवन होना चाहिए, नहीं तो निकाल ही नहीं पाएंगे। लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट जो कि शुरू होता है 1 अप्रैल 2020 से अप टू 31 मार्च 2021 तक, ये दे रखा आपको 3,60,000 रुपए। आप फाइन करके दिखाइए बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। तो डेथ तक का बी शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करके दिखाइए, जल्दी से करके दिखाइए। कॉन्सेप्ट इतना सा था, खत्म हो गया, जल्दी से करके दिखाइए। ये रहा डाटा आपके पास, जल्दी से 5 मिनट आपके पास है, वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से करिए। हो गया जी, तो चलते हैं। वीडियो पॉज करके आपने कर लिया होगा, बताइए सर। तो हम कहेंगे भाई प्रॉफिट टिल, नहीं, प्रॉफिट फॉर 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। तो प्रॉफिट हमें 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 क्या है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमने मान लिया, एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमने मान लिया भाई 3,60,000। पिछले साल जो प्रॉफिट कमाया इस साल उतना तो कमा ही लेंगे, तो हमने 3,60 के बेसिस पर मान लिया। ठीक है, इसके बाद हमने कहा कि सर बताओ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, डेथ तक का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। डेथ कहाँ से चालू हुआ था भाई, 1 अप्रैल से लेकर उसने काम किया, 1 अप्रैल 2021 से लेकर, और उसकी जो मौत हुई वो 30 जून 2021 तक हुई। तो देखा जाए तो 3 महीने हो गए, अप्रैल मई जून, पूरा जून है। तो 3,60,000 अगर 12 महीने का है तो उसको कर देंगे 12 से डिवाइड, तो 1 महीने का आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 महीने का आ गया। ये तो यूनिटरी मेथड है दोस्तों। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 90,000 रुपये। तो 90,000 रुपये फर्म का प्रॉफिट था उस 3 महीने का, जिस 3 महीने में डेथ हुई। तो उस 3 महीने में कितना प्रॉफिट कमाया फर्म ने, 90,000। अब मुझे बताओ बी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना, बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो भैया 90,000 रुपये उस 3 महीने का प्रॉफिट है पूरी फर्म का, तीनों पार्टनर का। तो बी के हिस्से का निकाल देंगे, तो बी का शेयर कितना आया सर, बी का शेयर है 2/6, तो मतलब 1/3, 3 और 9, तो 30,000 इसका हिस्सा आ गया। लो भाई क्लियर है, चीजें समझ में आई, समझ में आ गया। मैं अभी इसके और क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्यों, क्योंकि मुझे ना एंट्री भी सिखानी है, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो एंट्री के साथ करेंगे तो एक फुल फ्लैश क्वेश्चन बन जाएगा इसका। पर अभी मैंने एंट्री सिखाई नहीं आपको, अभी तो मैं बस आपको कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पहले एंट्री सिखा दूंगा इसकी, कि कब कौन सी एंट्री पास करते हैं, और एंट्री के बाद फिर हम और क्वेश्चन करेंगे कैलकुलेशन विद एंट्री, कैलकुलेशन विद एंट्री, ठीक है ना। तो इससे आपको थोड़ा और आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता जाएगा, क्लियरिटी मिलती जाएगी अलग अलग क्वेश्चन में। जितने हम ज्यादा क्वेश्चन करते हैं उतना हमें अच्छा क्लियरिटी मिलती है। लो भाई, तो एग्जाम्पल हो गया, खत्म हो गया। अभी तक मैं यहाँ पर इतना से बातें खत्म कर रहा हूँ, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से निकालेंगे टाइम बेसिस पर प्रॉफिट को। अब हम करते हैं ये सारी चीज जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं किसी ना किसी चीज पे डिपेंड है। जैसे टाइम बेसिस पर हमने क्या देखा कि पिछले साल का जो प्रॉफिट होगा वो इस साल का प्रॉफिट मान लिया जाएगा, ठीक है, फिर उतना टिल द डेट ऑफ डेथ हमने प्रॉफिट निकाल लेंगे। पर पिछले साल का अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा ना तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, है ना भाई। डिपेंड कितना है, डिपेंड तो पिछले साल के प्रॉफिट पे है, तो हमेशा क्वेश्चन में पिछले साल का प्रॉफिट गिवन होगा। अगर नहीं गिवन है तो भैया फिर ये वाला केस कह रहा है वो, एस्टिमेटिंग ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, एस्टिमेटिंग ऑफ प्रॉफिट ऑन टर्नओवर बेसिस, टर्नओवर या फिर सेल। तो प्रॉफिट का एस्टिमेशन कर रहा हूं टर्नओवर या फिर सेल बेसिस। देखो इसको भी डायग्राम समझते हैं।
देखो जब भी हम कोई मेथड पढ़ेंगे ना उसमें कुछ ना कुछ डाटा हमें पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि विदाउट हमें डाटा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये मेथड कहता है टर्नओवर के बेसिस पर आप प्रॉफिट को एस्टिमेट करिए। टर्नओवर के बेसिस पर क्या मतलब, मान लो ये मेरा प्रीवियस ईयर है और ये मेरा करंट ईयर है, चालू हुआ 1 अप्रैल 2020 से और यहाँ खत्म हुआ 31 मार्च 2021 पे। फिर यहाँ से नया साल चालू हुआ 1 अप्रैल 2021 से और खत्म हुआ 31 मार्च 2022 पे। ठीक है, चलिए जी, यहां तक क्लियर। अच्छा, ये हमारा हो गया प्रीवियस ईयर, ये हमारा है प्रीवियस ईयर, और दोस्तों ये हमारा है करंट ईयर। हमें इस साल का प्रॉफिट चाहिए, पर इस साल का प्रॉफिट हम टाइम बेसिस पर नहीं, टर्नओवर बेसिस पर फाइंड आउट करेंगे। सर ये कब कौन सा मेथड लगाना है क्वेश्चन में बताएगा नहीं, क्वेश्चन में बताएगा नहीं, क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। आपको देखना है कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे को टर्नओवर बेसिस पर वाली है या टाइम बेसिस वाली है, उस हिसाब से आपको निकालना है। ये हमारा करंट ईयर है, इस साल मान लो 30 जून को डेथ हो गई। हमारे पास 3 पार्टनर थे, ए बी और सी, इनका रेशियो था 3:2:1। अब भाई पार्टनर की डेथ हुई, ए पार्टनर की, ए की डेथ हो गई और कितने शेयर के साथ, 3/6 शेयर के साथ ए की डेथ हो गई। ठीक है सर, इस बार ए की डेथ हो गई। अब जरा ध्यान सुनना, टर्नओवर बेसिस पे कहता है जी आपको 3 चीजें मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, 3 चीजें क्या मिलेगी, ये 3 चीजें अगर नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो टर्नओवर बेसिस नहीं फाइंड आउट कर सकते। 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर, 3 चीजें हमेशा क्वेश्चन के अंदर हमेशा गिवन होगा। अगर आपको ये 3 इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो आप टर्नओवर बेसिस लगाकर एस्टिमेट कर सकते हैं प्रॉफिट। पहली इंफॉर्मेशन, इस साल की आपको सेल चाहिए, सेल 1 अप्रैल 2020 से लेकर और 31 मार्च 2021। अगर मैं देखा जाए तो मैं कह सकता हूं सेल ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल की आपको सेल पता होनी चाहिए, पिछले साल की आपको सेल पता होनी चाहिए। ठीक है सर, पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया ये भी आपको बताना चाहिए, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर मतलब 1 अप्रैल 2020 को पिछले साल चालू हुआ और खत्म हुआ 31 मार्च 2021। चाहे दोस्तों प्रैक्टिकल हो चाहे थियोरेटिकल हो, थियोरेटिकल में आपको बताएगा साफ साफ, प्रैक्टिकल में आप निकाल नहीं सकते। पिछले साल का आपको अकाउंटिंग नहीं पड़ी होगी क्या भाई, पिछले साल आपने अकाउंट्स बनाया होगा ना, तो पिछले साल अकाउंट बनाया होगा तो पीएल अकाउंट खोल लेना, वहां पर देखना प्रॉफिट कितना कमाया था, और पीएल अकाउंट में देख लेना ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल कितनी थी। बस पिछले साल का तो डाटा आप निकाल सकते हो ना दोस्त। हाँ जी, बिल्कुल आराम से निकाला जा सकता है। तो पिछले साल का सेल और पिछले साल का प्रॉफिट निकाल लेना। जब आप पिछले साल का सेल और पिछले साल का प्रॉफिट निकालोगे तो इन दोनों की हेल्प से आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट टू सेल रेशियो। क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट टू सेल रेशियो। मतलब आपको ये फाइंड करना है कि मैंने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया सेल का। क्या फाइंड करना है, कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया सेल का। पहला, पिछले साल की सेल हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, पिछले साल का प्रॉफिट हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इन दोनों की हेल्प से आपको प्रॉफिट टू सेल रेशियो फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट टू सेल रेशियो का मतलब हो गया कि हमने सेल का कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया। ये तो हो गया अमाउंट पे, अगर मैं परसेंटेज में लाना चाहूं तो वो कैसा होगा। फिर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होना चाहिए टिल द डेट ऑफ दी डेथ की सेल, मतलब इस करंट पीरियड की सेल टिल द डेट ऑफ डेथ। सेल टिल द डेट ऑफ डेथ आपको गिवन होगी, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। सेल टिल द डेट ऑफ डेथ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि मतलब पिछले साल की सेल क्वेश्चन में गिवन है, पिछले साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा, और जिस करंट पीरियड पे डेथ हुई, जिस दिन तक डेथ हुई, साल के शुरू से लेकर डेथ पीरियड तक की, उसकी सेल आपको गिवन होगी। क्या पता नहीं लगा सकते यार, ऑब्वियस सी बात है, आप खुद ही सोचो। ये 3 बातें जो आपको गिवन होगी ना, 3 बातें आप पता लगा सकते हो। प्रैक्टिकली सोचो ना, पिछले साल का अकाउंट्स आपने बनाया होगा तो पिछले साल के ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, वहां से निकाल लोगे सेल।
पीएनएल अकाउंट बनाया होगा, वहां से निकालोगे नेट प्रॉफिट, तो पिछले साल की सेल पिछले साल की नेट प्रॉफिट आ गई। भाई जिस साल डेथ हुई तो यही तो अकाउंटिंग कर रहे हो, ऑन द पीरियड ऑफ डेथ यहां पर अकाउंटिंग कर रहे हो, तो यहां तक की सेल फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ऑब्वियस सी बात है यार, इतना काम आपने कर लिया, जितना काम आपने कर लिया उतनी की सेल तो फाइंड आउट कर लोगे, हाँ आगे की नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, क्योंकि आगे अभी काम नहीं करा। आपने जिस दिन डेथ हुई उस दिन तक तो काम कर लिया ना, तो उस दिन तक की सेल नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। ऑब्वियस सी बात है, कर लेंगे भाई, हमने कितना माल बेचा, अपने बिल इशू करे होंगे, उसको जोड़ लो, उतनी की सेल आपको पता चल जाएगी। तो ये तीन चीजें आपको पता है, इंफॉर्मेशन है, ये प्रैक्टिकल भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। पिछले साल के अकाउंट से हम पिछले साल का प्रॉफिट और पिछले साल का सेल निकालेंगे, और ड्यूरिंग द ईयर जिस दिन तक डेथ, उस दिन तक काम किया होगा तो दिन तक बिल में से देखकर हमने सेल कैलकुलेट कर लेंगे। और दोस्तों जब ऐसा होगा, ये तीन इंफॉर्मेशन हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, और जब इन दो इंफॉर्मेशन से आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कि मैं पिछले साल सेल का कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया था, और वो परसेंटेज आपको यहां अप्लाई कर देना है इस वाली सेल पे। जब वो परसेंटेज आप इस वाली सेल पे अप्लाई कर दोगे तो पता चल जाएगा कि इस वाली सेल पे हम कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। प्रॉफिट आ जाएगा टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, पिछले वाले और इस वाले में पता है क्या डिफरेंस है? पिछले वाले में डिफरेंस ये था, पिछले वाले में हम पूरा पिछले साल का प्रॉफिट इस साल का प्रॉफिट मान ले रहे थे। इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, सेल टर्नओवर के बेसिस पे कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि पिछले वाला केस क्या था, टाइम बेसिस वाला, उसमें ये था कि पिछले साल जो प्रॉफिट आपने कमाया उस प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट एज्यूम कर लो। ठीक, इस वाले में केस में कह रहा है कि आप प्रॉफिट को एज्यूम मत करो, परसेंटेज को एज्यूम करो। पिछले साल आपने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया सेल का, क्या बोला मैंने, पिछले साल आपने कितना प्रॉफिट कमाया। एक तो ये हो गया जो अमाउंट में आ गया, इतना कमाया। तो इसको मैं एग्जांपल लिखता हूं। मैंने कहा पिछले साल की सेल मेरी है 12 लाख रुपए, पिछले साल की सेल कितनी है 12 लाख, और 2.40 लाख का प्रॉफिट हुआ पिछले साल। करंट ईयर की सेल है मेरी 3 लाख रुपए। तो आप मुझे बताओ कैसे निकालोगे। मैंने कहा देखो, अगर आप मेरे से पूछ रहे हो कि पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया, तो मैं कहूंगा 2.40 लाख प्रॉफिट कमाया, 2,40,000 मैंने प्रॉफिट कमाया पिछले साल। अगर कोई क्वेश्चन मेरे से पुटअप करे कि पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया, तो मैं कहूंगा 2,40,000 कमाया, मेरे को दिख रहा है। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ ले कितने पिछले साल कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया सेल का, तो वो नहीं फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा ना कि ये प्रॉफिट जो मैंने कमाया है ये इस सेल का कितना परसेंट है। निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट टू सेल रेशियो। कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट टू का मतलब होता है दोस्तों डिवाइड, क्या होता है डिवाइड। तो प्रॉफिट टू सेल रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन में सेल इनटू 100। अरे प्रॉफिट टू सेल रेशियो मतलब प्रॉफिट ऊपर 2 डिवाइड और सेल नीचे इनटू 100, प्रॉफिट टू सेल रेशियो। तो कैसे निकलेगा भाई, प्रॉफिट बचा कितना है 2.40 लाख अपॉन में, और सेल कितनी है 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 12 लाख में से कितना प्रॉफिट हमने कमाया, हमने कहा 12 लाख की सेल में से इतना कमाया, तो हमने निकाल लेंगे। तो भाई 2,40,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 20%। क्या आया 20%। ये हमने कैलकुलेट करा, क्या आया दोस्त 20%, बस। तो पिछले साल आपने सेल का कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया 20%। तो हम ये मान रहे हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं, अकाउंट कहता है कि एज्यूम करो पिछले साल जितना परसेंट प्रॉफिट आपने कमाया उतना परसेंट प्रॉफिट इस साल तो कमा ही लोगे सेल का, है ना। आप क्या मारोगे, ये एजम्पशन लोगे कि पिछले साल का जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना सेल का, वो इस साल का प्रॉफिट परसेंटेज मान लीजिए, क्योंकि पिछले साल 20% प्रॉफिट कमाया होगा, तो इस साल 20 से कम तो नहीं कमाओगे, 20 या उससे ज्यादा ही कमाओगे, तो 20 मान लो आप। तो जैसे हमने उसमें अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का अजम्पशन करा था, यहाँ परसेंटेज के प्रॉफिट के अजम्पशन कर रहे हैं बस। तो कहा कि अगर पिछले साल में 20% सेल का प्रॉफिट कमाया, तो इस पीरियड की आपको सेल की बनाए, क्योंकि इस पीरियड की सेल प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हम बिल से निकाल सकते हैं। तो 3 लाख की आपकी सेल में अगर हम 20% प्रॉफिट कमाते हैं ऑन एन एवरेज, पिछले साल का देखा हमने डाटा, तो 20% कमाया, तो 20% प्रॉफिट अगर कमाते तो कितना होगा जरा बताना। तो मैंने कहा ये निकाल लो, बड़ा सिंपल है, 3 लाख का 20% जो पिछले साल का परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज वो इस साल लगा दिया एजम्पशन बेसिस पर कि पिछले साल का 20 कमाया तो इस साल भी 20 तो कमा ही लोगे, ऐसे करके। तो 3 लाख का 20% निकाला, 3 लाख उस टिल द डेट ऑफ सेल है, तो उससे जो प्रॉफिट निकलेगा तो टिल द डेट ऑफ प्रॉफिट निकलेगा। तो इस वाले केस के अंदर पूरे साल का प्रॉफिट निकाल के टिल द डेट ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाता है। तो 3 लाख का 20%, 3 दूनी 6, ये आ गया 60,000 रुपए। तो इस साल आपने कितना प्रॉफिट अर्न करा दोस्त, इस साल आपने 60,000 रुपए प्रॉफिट अर्न करा टिल द डेट ऑफ डेथ। समझ में आया कैसे करना है, क्लियर है या नहीं है। ये था पूरा हिसाब किताब। तो एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं, पिछले साल की सेल, पिछले साल का प्रॉफिट
और टिल करंट ईयर की टिल द डेट ऑफ की सेल। पिछले साल के सेल और पिछले साल के प्रॉफिट से निकालेंगे प्रॉफिट टू सेल रेशियो, और उस प्रॉफिट टू सेल रेशियो को हम कन्वर्ट कर देंगे और अप्लाई कर देंगे करंट ईयर की टिल द डेट वाली सेल पे, तो करंट ईयर का टिल द डेट ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। और उसके बाद बी शेयर ऑफ ए शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। ये तो पूरे साल फर्म का प्रॉफिट है, तो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ जाएगा, जो पार्टनर भरा ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। भाई 60,000 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ पूरे उस टिल द डेट ऑफ सेल तक का पूरी फर्म का, तो 3/6 का शेयर है, तो 30,000 हो गए। तो 30,000 प्रॉफिट सिर्फ एक हिस्से में आएगा। क्लियर है या नहीं है, समझ में आया नहीं आया, आ गया। तो एग्जांपल सुने, एग्जांपल आप जरा करके दिखाइए वाला एग्जांपल मैं उतार रहा हूं दोस्त, आप इसको करिए। ए बी सी 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है, 2:2:1 का इनका रेशियो है। बी की होगी डेथ, और डेथ हुई 30 जून 2021 को, 30 जून 2021 को। इसका शेयर कितना हो जाएगा, 2/5 के शेयर के साथ हो गया इसका। आपको क्वेश्चन में दे रखी है प्रीवियस ईयर सेल, प्रीवियस ईयर सेल। सर ये फाइंड आउट कर सकते हैं प्रैक्टिकली, हाँ पिछले का अकाउंट निकालो और प्रीवियस ईयर सेल निकाल लो। सर प्रीवियस ईयर सेल कहाँ होगी, 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2020 से लेकर अप टू 31 मार्च 2021 तक, ये आपको गिवन होगी। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट भी आपको गिवन होगा, ठीक है। और सेल टिल द डेट ऑफ डेथ भी गिवन होगी, सेल टिल द डेट ऑफ डेथ, मतलब कहां से कहां तक की, 1 अप्रैल 2021 को साल चालू हुआ नया, और अप टू डेथ कब हुआ, 30 जून 2021 तक। मतलब कितने साल की सेल आपको, कितने महीने की है, अप्रैल मई जून, 3 महीने की सेल आपको गिवन होगी। ये 3 की क्या क्या है मैं बता देता हूं। तो 3 लाख रुपए मान के चलो पिछले साल की सेल है, 3 लाख पिछले साल की सेल है, और पिछले साल का प्रॉफिट है 30,000, और करंट ईयर की सेल है 1 लाख रुपए टिल द डेट ऑफ दैट। तो आप कैलकुलेट करो बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बी के हिस्से में क्या प्रॉफिट आएगा उसको आपको कैलकुलेट करना है, जल्दी से फाइंड आउट करके दिखाइए, तरीके से फाइंड आउट करके दिखाना, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करें, जल्दी से करें, फिर आंसर मैच करना। हो गया जी, चलो तो मैं करता हूं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट टू सेल रेशियो। क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट टू सेल रेशियो। और कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन में सेल। क्या मतलब समझाओ इसका मतलब, कि हमने सेल का, इसका मतलब समझो फॉर्मूले का मतलब है कि सेल का कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया, ये मतलब है सेल का कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया। तो सेल कितनी है पिछले साल की, भाई 3 लाख रुपए, और कमाया कितना 30,000। तो 3 लाख में 3 लाख का सामान बेचकर 30,000 कमाए, तो मैंने कहा कितना परसेंट, तो 30,000 डिवाइड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो 10% आ गया जी। कितना परसेंट आ गया, 10%। तो पिछले साल हमने कितना सेल का कमाया, 10%। तो पिछले साल जो प्रॉफिट कमाया इतना तो कमाई लोगे करंट ईयर में, तो प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ दैट, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, टिल द डेट ऑफ डेथ हमने प्रॉफिट अर्न करा। ये सारा जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में भी और एग्जांपल कराऊंगा, ये अपने नोट्स की कॉपी में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कितना है, मैंने कहा भाई सेल टिल द डेट ऑफ डेथ बता दीजिए, सेल टिल द डेट ऑफ डेथ। अच्छा ये परसेंटेज किस पे लगाएंगे, ये परसेंटेज हम अप्लाई करेंगे सेल पर, क्योंकि ये प्रॉफिट टू सेल रेशियो वाला परसेंटेज है, मतलब सेल का कितना परसेंट वाला प्रॉफिट वाला परसेंटेज है, इसका 10%। तो सेल कितनी है पिछले साल की, 1 लाख रुपए, 1 लाख का 10% कितना हुआ बताइए सर, 10,000 रुपए। तो पिछले साल जो करंट ईयर है उस पर टिल द डेट ऑफ प्रॉफिट कितना कमाया, 10,000। तो मुझे बताओ ए शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ आ जाएगा अप टू 30 जून। 30 जून तक इसने कितना प्रॉफिट अर्न करा, भाई 10,000 पूरे तीनों पार्टनर ने अर्न करा, डिवाइडेड बाय 2/5, तो 10,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 4,000 रुपए। तो इसने कितना अर्न करा, 4। इसके बाद एंट्री भी पास होती है, पर वो एंट्री अभी पास नहीं करेंगे क्योंकि सिखाया नहीं है, पर अभी आपको ये बात क्लियर होगी कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये 3 डिटेल आपको अगर क्वेश्चन में गिवन होगी,
तो आप निकालेंगे टर्नओवर बेसिस पर, और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये तीन में से सिर्फ वाली चीज गिवन होगी पिछले साल का प्रॉफिट, तो आप ये निकालेंगे। मतलब अगर ये तीनों गिवन है तभी अप्लाई करना है टर्नओवर बेसिस वाला, नहीं तो अगर ये गिवन है तो फिर टाइम बेसिस वाला अप्लाई कर देना। क्लियर है सर, समझ में आ गया? ठीक, तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में अच्छा सर एक बात मैं बता दूं, दोनों मेथड से डिफरेंट आंसर आते हैं, सेम आंसर नहीं आता, क्योंकि एस्टिमेशन अलग हो सकता है। अलग अलग मेथड का अलग अलग एस्टिमेशन हो सकता है। कहीं आप मैच करने लगे कि दोनों आंसर का मेथड, दोनों आंसर का डिफरेंट आंसर आ रहा है, हमेशा आएगा, क्योंकि वो मेथड किसी और एस्टिमेशन पे बात कर रहा है, या वाला मेथड किसी और एस्टिमेशन पे बात कर रहा है। ठीक है सर, चलो तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर है मुझे इसके बेसिस पर आपको एंट्री सिखानी है और एग्जांपल्स कराने हैं जिससे आपका क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास हमारे इस पे और लगेगी अभी कॉन्सेप्ट पे, उसके बाद हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हम डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। एग्जीक्यूटर अकाउंट सेम एज लोन अकाउंट होता है, जैसे आपका एग्जीक्यूटर को कितनी, एग्जीक्यूटर कौन भाई, वो जिसको पैसा देना है, या तो आप लमसम दोगे या इंस्टॉलमेंट दोगे, वो लोन अकाउंट जैसा होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया सर। चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसके एग्जांपल्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।